तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी सरकार को बड़ा झटका। नेपाल की ऊपरी सदन में भी नए विवादित नक्शे को दी मंजूरी। भारत के कई हिस्सों को बताया अपना। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी इस वक्त की खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल की नेशनल असेंबली ने भी देश के नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया गया है। संविधान संशोधक विधेयक को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। सभी 57 मौजूदा सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक में नक्शे को बदलने का रास्ता साफ हो गया है। निचले सदन ने इसे पहले ही पास कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि संशोधित नक्शे में भारत के सीमा से लगे रणनीति रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके पर अब नेपाल ने अपना दावा किया है कि ये इलाके उसके थे। नेपाल का कहना है कि जिन इलाकों को उसने नए नक्शे में अपना हिस्सा बताया है वह साल 1962 तक उसके कब्जे में थे, लेकिन भारत ने मिलिट्री की ज्यादा तादाद होने पर इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन अब नेपाल इसको लेकर रहेगा भारत से। तो ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आंध्र प्रदेश से मोदी सरकार को बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हुआ प्रस्ताव पारित। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से ये मोदी सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि एनपीआर अपने मौजूदा प्रारूप में लोगों के प्रति भय पैदा कर रहा है। एनपीआर 2020 में माता पिता के स्थान और जन्म तिथि, भाषा आदि संबंधित नए स्तंभों को जोड़ने से लोगों के बीच भ्रम पैदा है और इसी को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि वह इसे प्रदेश में लागू नहीं करेगी। अगर वह प्रदेश में लागू करेगी तो 2010 के प्रारूप में ये लागू किया जाएगा। इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध भी किया गया है कि लोग के प्रति भय पैदा है और इसी को लेकर अब प्रदेश में एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं किया जाए क्योंकि मुसलमान लोग इससे परेशान है। तो ये काफी बड़ा फैसला आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर इस साल पुरी में 23 जून से आयोजित होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा और इससे संबंधित गतिविधियों पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा आयोजित होने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते क्योंकि महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम आयोजित नहीं हो सकता। पीठ ने उड़ीसा सरकार से कहा कि वह महामारी के प्रसार से बचने के लिए राज्य में कहीं भी रथ यात्रा या धार्मिक जुलूस और इससे संबंधित गतिविधियों की अनुमति न दे। तो ये काफी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मणिपुर से बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास नहीं है मणिपुर में बहुमत, करवाया जाए फ्लोर टेस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर से ये बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा है कि मणिपुर में आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इबोबी सिंह ने सभी विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र के साथ राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा झटका बीजेपी को मणिपुर से लगा है। दरअसल बुधवार को मणिपुर में बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं एनपीपी ने भी अपने 4 विधायकों का समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया था। इसके अलावा एक एलजेपी और एक निर्दलीय विधायक भी सरकार बनाने से बाहर हो गए थे बीजेपी के, जिसके बाद अब बीजेपी की सरकार संकट में आ गई और इस बीच कांग्रेस ने मणिपुर में सरकार बनाने का दावा आज पेश कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योग दिवस को लेकर मोदी की अपील, कहा घर पर परिवार के साथ करें योग। जी दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है कि वो घर पर परिवार के साथ योग करे। महामारी के कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना भी होगा। आगे मोदी ने कहा कि हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना युग में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान ज्यादा मजबूत होगा और यही कारण है
कि आने वाले समय में योग भी अधिक लोकप्रिय होगा और हर कोई व्यक्ति योग करेगा। तो ये काफी बड़ी अपील मोदी सरकार की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राज्यसभा के 19 सीटों पर आज होगा मतदान। इन राज्यों में भाजपा व कांग्रेस में होगी कांटे की टक्कर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के 8 राज्यों में फैली राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज मतदान होगा। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते 18 सीटों पर चुनाव रह गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 4 सीटों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक सीट पर चुनाव की घोषणा की। जिन 19 सीटों के लिए मतदान होना आज है, उनमें से 4 आंध्र प्रदेश और गुजरात, 3 मध्य प्रदेश और राजस्थान, 2 सीटें झारखंड से और 1 सीट मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से है। तो इन सभी पर जो है आज चुनाव होंगे। देखते हैं कि किन किन पार्टियों के सदस्य राज्यसभा आज पहुंचते हैं जीत कर। तो ये काफी बड़ी अपडेट है चुनाव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीनी कंपनी को रेल कॉरिडोर का ठेका देने पर बोली प्रियंका गांधी, ये घुटने टेकने जैसी बीजेपी की है रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि LAC पर भारतीय जवानों की शहादत से देश गुस्से में है। वहीं एक तरफ चीन के सभी सामानों का बहिष्कार भारत में किया जा रहा है। अब इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने लिखा कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को मजबूत संदेश चीन को देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनी भी इस कॉरिडोर को बढ़ाने में काबिल है। तो ये काफी बड़ा निशाना साधा है चीन के नाम पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को लेकर। तो चीनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ना करें, फिल्म खेल जगत की हस्तियां कैट ने अमिताभ कोहली समेत इनसे की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कैट द्वारा आज सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को एक ओपन लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, विराट कोहली और अन्य लोग से अपील की गई है कि वे चीनी उत्पाद के विज्ञापन को करना बंद करें। जबकि दूसरी ओर कैट ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों को चीनी सामान के बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभिमान के तहत चीनी उत्पादों के बहिष्कार में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कैट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सिनेमा और खेल जगत की कई फेमस हस्तियों के नाम जारी कर खुले पत्र में कहा है कि ऐसे समय में जब चीन हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है, तो हमें चीन के उत्पाद और चीन के सामान की ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, उसे देश में फेमस नहीं करना चाहिए। और इन सभी हस्तियों से हम अपील करते हैं कि वे चीन के सामान जैसे वीवो मोबाइल अन्य को किसी भी प्रकार से ब्रांड ना करें और इनसे दूर रहे। तो ये काफी बड़ी अपील मोदी सरकार की और कैट की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर 169 रैपिड एंटीजन सेंटर्स पर मुफ्त शुरू हुई कोरोना जांच। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन मोड में आने के बाद दिल्ली में कोरोना महामारी के प्रकोप कम करने के लिए उपाय शुरू हुए हैं। गुरुवार को दिल्ली में रैपिड एंटीजन प्रणाली के इस्तेमाल से कोरोना की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कुल 169 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर्स पर मुफ्त जांच शुरू हुई है। केंद्र ने साउथ कोरिया से मंगाई टेस्टिंग किट दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, जिसके बाद इन सभी से फ्री में कोरोना जांच हो रही है। तो दिल्ली को ये काफी बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांव में ही मिलेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार। वित्त मंत्री, जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 116 जिलों में 125 दिन के अंदर 25 योजनाओं को इस अभियान के तहत लाया जाएगा। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी 20 जून को इस योजना की शुरुआत बिहार से करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में 116 जिलों की पहचान की जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस गए हैं। ये जिले 6 राज्यों में हैं। इन लोगों के कौशल की सरकार ने मैपिंग की है और इनके तहत इन सभी को गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। तो ये काफी बड़ा दावा वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। देखते हैं क्या करती है मोदी सरकार। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अब गाँव कस्बे में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट मोबाइल लैब लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब को लॉन्च किया है जो कि कोरोना टेस्टिंग में काम आएगी। ये लैब किसी भी इलाके में टेस्ट कर पाएगी। देश में ये अपनी तरह की पहली लैब है। जानकारी के अनुसार इस मोबाइल लैब में रोजाना कोरोना वायरस के
25 टेस्ट RT-PCR तकनीक से, 300 टेस्ट ELISA तकनीक से हो सकेंगे। इसके अलावा टीबी और हाइव से जुड़े कुछ टेस्ट भी इस मोबाइल लैब से किए जा सकेंगे। मोबाइल लैब को आधुनिक विधि से तैयार किया गया है। तो ये काफी बड़ी घोषणा हुई है सरकार की तरफ से कि अब मोबाइल लैब से भी हर जगह गांव कस्बों में कोरोना महामारी का टेस्ट आसानी से किया जा सकेगा। तो ये काफी बड़ी और अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है